प्यूबर्टी मेनोरेजिया। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? अगर नहीं लिख रहे हो तो फिर हम खामखा ये करेंगे, टाइम वेस्ट। लिख रहे हैं सर। तो सबसे पहले ऊपर में एक हेडिंग बनाए, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया। उसको एरो देके इसमें सबसे पहले एश्योरेंस एंड काउंसलिंग या काउंसलिंग एंड एश्योरेंस अबाउट an ovulatory menstruation and recovery, about an ovulatory menstruation and recovery. Okay. मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो बोल रहा हूँ लिख पा रहे हैं या मैं आगे आगे जा रहा हूँ? अगर आगे आगे जाऊंगा तो कम से कम अनम्यूट एक दो लोग कीजिए ना। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी मेनोरेजिया का ये फ्लो चार्ट बनाना है, एरो देके लिखना है। सबसे पहले काउंसलिंग एंड एश्योरेंस, काउंसलिंग एंड एश्योरेंस अबाउट। सर आवाज साफ नहीं आ रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। काउंसलिंग एंड एश्योरेंस, काउंसलिंग एंड एश्योरेंस counseling and assurance about an ovulatory menstruation and ovulatory menstruation, ovulatory menstruation and recovery. Second, rest and exercise. Second में आ जाएगा इसी में रेस्ट एंड एक्सरसाइज। रेस्ट एंड एक्सरसाइज में एक्सरसाइज फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ pelvic muscles and organ. Proper rest, proper diet, एंड थर्ड में हेमाटिनिक, हेमाटिनिक या आयरन सप्लीमेंट, हेमाटिनिक या आयरन सप्लीमेंट, हेमाटिनिक या आयरन सप्लीमेंट टू प्रिवेंट एनीमिया, टू प्रिवेंट एनीमिया। अब वापिस से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक में इम्प्रूव पेशेंट सिम्टोमेटिकली बेटर, गो थ्रू आउट इट। एक में इम्प्रूव पेशेंट इज सिम्टोमेटिकली बेटर, गो थ्रू आउट इट। दूसरे में हेवी ब्लीडिंग कंटिन्यू, दूसरे में हेवी ब्लीडिंग कंटिन्यू, सो स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एचबी के एनीमिया तो नहीं है, सबसे पहले एचबी के एनीमिया तो नहीं है। दूसरा प्लेटलेट काउंट
दूसरा प्लेटलेट काउंट, कि कहीं कोई थ्रोम्बोसाइटिक साइटोपेनिक परफ्यूजा तो नहीं है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूजा तो नहीं है। तीसरा ये क्या नाम है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टू रूल आउट हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, टू रूल आउट हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, अंडर ब्रैकेट कर दो एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड ल्यूकेमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स करवाएंगे, जिसमें सबसे सिंपल पहले बीटी और सीटी करवाते हैं। बीटी सीटी में अगर नहीं पता चलता है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइप को पीटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एपीटीटी, एपीटीटी होता है एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी। ओके, इसके अलावा फैक्टर 9, फैक्टर 9 फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में एनाटॉमिकल एनामोली या डिसऑर्डर को रूल आउट करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी या एनामोली को रूल आउट करते हैं। दूसरा, कहीं ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं है, जैसे कि कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ है या फिर प्रेगनेंसी के बाद क्या चीज तो नहीं है, तो इसको हम रूल आउट करेंगे। ठीक है, अब ये इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम इसको फिर वापस से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर इसमें थायराइड फंक्शन या फिर जो है आईटीपी, ल्यूकेमिया, वॉन विल्बेन सिंड्रोम, ये या फिर जो है आपको एनाटॉमिकल एनामोली या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको हम सेकेंडरी प्यूबर्टी मेनोरेजिया में रखेंगे। क्या क्या? थायराइड डिसफंक्शन है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूजा है, या फिर ल्यूकेमिया है, या फिर वॉन विल्बेन डिजीज है, या फिर एनाटॉमिकल एनामोली है, या प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके जो टाइप हो जाएंगे, इसको सेकेंडरी के कैटेगरी में रखेंगे। वहीं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने इन्वेस्टिगेशन को। अगर ये सारी चीजें छोड़ के आती है, मतलब वो प्राइमरी है, तो वहां पे प्राइमरी और नीचे में लिख दीजिए DUB, काउजेज DUB, अंडर ब्रैकेट कर दीजिए मेजॉरिटी 80 से 90%, मेजॉरिटी 80 to 90% तक, मेजॉरिटी 80 to 90% तक। अब आपका प्राइमरी को मैनेज करना है आपको। एरो देख लिखिए, स्टार्ट प्रोजेस्टिन थेरेपी, स्टार्ट प्रोजेस्टिन थेरेपी प्राइमरी के लिए, स्टार्ट प्रोजेस्टिन थेरेपी। अब ये प्रोजेस्टिन थेरेपी जो है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन के नाम से आएगा, 10 to 20 mg पर डे, 10 to 20 mg पर डे।
10 to 20 mg पर डे। फिर इसको जो है दो पार्ट में, प्रोजेस्टिन थेरेपी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रिस्पॉन्सिव और दूसरा अनरिस्पॉन्सिव। यानी अब पेशेंट को ब्लीडिंग में कमी आ गई या फिर नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव अगर है तो उसमें प्रोजेस्टिन कंटिन्यू 2 to 3 साइकिल, उसमें कंटिन्यू प्रोजेस्टिन 2 to 3 साइकिल। वहीं अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो अनरिस्पॉन्सिव में क्या कहेंगे कि कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देंगे। स्टार्ट कंजुगेटेड एस्ट्रोजन विथ और विदाउट प्रोजेस्टिन, विथ और विदाउट प्रोजेस्टिन, विथ और विदाउट प्रोजेस्टिन देंगे। ये जो है हम कंजुगेटेड एस्ट्रोजन जो देंगे वो 20 to 40 mg, 20 to 40 mg IV 6 to 8 आवरली, 20 to 40 mg IV 6 to 8 आवरली। फिर इसको हम कंजुगेटेड एस्ट्रोजन थेरेपी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वैसे ही रिस्पॉन्सिव, दूसरा अनरिस्पॉन्सिव। पहला रिस्पॉन्सिव जो होगा उसको, उसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन की जगह, पहले इंजेक्शन दिया था हमने, अब इंजेक्शन की जगह इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, रिप्लेस करेंगे ओरल कंजुगेटेड एस्ट्रोजन से, ओरल कंजुगेटेड एस्ट्रोजन से या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी से, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी से। वहीं तो इसमें जो हमारा एस्ट्रोजन होगा वो 50 मिलीग्राम पर डे होगा। इसमें हमारा जो एस्ट्रोजन होगा वो 50 मिलीग्राम पर डे होगा। तो इस तरह से अब ये क्लियर हो गया। फिर वापस से अगर अनरिस्पॉन्सिव आ जाता है, वापस से कंजुगेटेड इसके एस्ट्रोजन देने के बाद भी अनरिस्पॉन्सिव है, तो वैसी सूरत में हम इंडोमेट्रियल यूट्राइन एब्लेशन करते हैं। वैसी सूरत में हम इंडोमेट्रियल यूट्राइन एब्लेशन करते हैं, या फिर D&C करते हैं, या फिर D&C करते हैं। D&C या इंडोमेट्रियल यूट्राइन एब्लेशन के जरिए ही हम उसका सैंपल भी ले सकते हैं बायोप्सी के लिए। अब फर्दर बायोप्सी को ट्रीट करने के लिए हम ये करते हैं, जो भी डिजीज आता है, सपोज कर सर्वाइकल मैलिग्नेंसी है या फिर यूट्राइन मैलिग्नेंसी है, या जो भी ये आता है उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ तक हो गया प्राइमरी का मैलिग्नेंसी। अब किसी को सेकेंडरी वजह से, तो सपोज करो किसी को थायराइड डिसफंक्शन हो रहा है, तो थायराइड डिसफंक्शन मोस्ट कॉमनली हाइपरथायराइडिज्म में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, तो किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, तो हाइपरथायराइडिज्म में तो इसमें दो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो डायरेक्टली थायरॉक्सिन के लेवल को कम करे, उसके लिए नियोमार्काजोल, नियोमार्काजोल, नियोमार्काजोल इसका कंपोजिशन जो है कार्बामाजिन है, कार्बामाजिन है। तो नियोमार्काजोल जो है 5 to 40 mg OD to BD, 5 to 40 mg OD to BD प्लस प्रोपानोल, प्लस प्रोपानोल, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम टैकीकार्डिया होती है, क्योंकि इसमें हाइपरथायराइडिज्म में एक्सट्रीम टैकीकार्डिया होती है, तो प्रोपानोल 40 mg LA के तौर पे 40 mg OD देना है। LA से मुराद ये है लॉन्ग एक्टिंग। अगर आप 40 mg LA अवेलेबल नहीं है मार्केट में, यानी तो फिर आप BD के तौर पे दे सकते हैं, 20 mg BD दे सकते हैं। वहीं अगर किसी को ITP है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक साइटोपेनिक पाइप्यूरा है, तो सिर्फ हम सपोर्टिंग केयर दे सकते हैं,
सपोर्टिव केयर में क्या दे सकते हैं कि प्लेटलेट घटने वाली दवाई का एडवाइस नहीं करेंगे, जैसे एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं देंगे, NSAID नहीं देंगे, या फिर जो है एस्पिरिन नहीं देंगे। साथ ही अगर किसी का ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम घटा हुआ है तो उसका पता लगाएंगे कि बहुत ज्यादा क्यों इतना बढ़ गया ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम। फिर उसके बाद इसके बाद अगर लीकेमिया है तो लीकेमिया के लिए इस पे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। वहीं वॉन विल्डेन डिजीज है तो जीन थेरेपी करवाना पड़ेगा। एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है यानी कि एनामोली है तो कंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लायक होगा तो कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाएंगे, अदरवाइज उसका काउंसलिंग करके छोड़ देंगे। वहीं प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हुआ है तो वैसी सूरत में DNC किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट सेकेंडरी वाले का। अब बात करते हैं कि ऑर्डर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये तो सब लोगों का क्लियर हो गया। हेलो, यस सर। नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिया सब लोग? यस सर। ओके, चलो। तो अब अगर ये तो टोटल अप्रोच हमारा था प्यूबर्टी मेनोरेजिया के लिए। अगर मेनोरेजिया डायरेक्ट बात करें जो कि अमूमन पेरीसेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक क्लाइमेट्रिक मेनोपॉज के दौरान होता है, तो वैसी सूरत में हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो चूंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हर हाल में हमको ये जरूर देना है, क्या नाम है, आयरन सप्लीमेंट। उसमें भी आयरन सप्लीमेंट दिए थे, इसमें भी आयरन सप्लीमेंट देंगे। साथ ही अगर पेन है, अगर पेन है तो यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी है तो वैसी सूरत में NSAID देंगे। स्पेशली ये आइबुप्रोफेन और नाप्रोक्सेन, ये असल में हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को भी। साथ में इनमें एनाल्जेसिक तो है ही, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को भी कम करता है। तीसरा टायनेक्सेमिक एसिड देंगे। टायनेक्सेमिक एसिड ये एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बढ़ता है और ब्रेक डाउन आसानी से होता है, तो इसलिए इसको एक्सेसिव ब्लीडिंग के कंडीशन में टायनेक्सेमिक एसिड देंगे। टायनेक्सेमिक एसिड जो है ब्लीडिंग हैवी है तो 1 एम्पुल IV BID और TID के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 1 एम्पुल IV BID और TID के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब एक बार कम हो जाता है ब्लीडिंग तो इसको हम मुझे अच्छा ठीक है, वॉच ब्लीडिंग वॉच करो, ब्लीडिंग वॉच करो। कोई दिक्कत भी हो रहा है? ठीक है, ये वॉच करो ब्लीडिंग वॉच करो। हाँ, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। हाँ, तो एक बार जब ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाए, हल्का ब्लीडिंग रहता है, तो फिर इसको ओरल के तौर पे भी दे सकते हैं, जो कि 500 mg PID और TID होगा।
जो कि 500 mg BID और EID होगा। वहीं अगर हम देखें तो इसके अलावा ट्राइनेक्सेमिक एसिड के अलावा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव देते हैं, जिसमें हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों मिला हुआ है। ये दोनों तरीके से हेल्प करता है। एक तो अगर कोई RPOC है तो उसको भी निकालने में हेल्प करेगा, साथ ही अगर ये इंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से जो ब्रेक थ्रू इंडोमेट्रियम का जो ब्रेक थ्रू होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, उसको उसमें कम करेगा। तो एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाएगा। तो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव देते हैं। वहीं ओरल प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं। ओरल प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हार्मोनल मेनोरेजिया रिड्यूस हो जाता है। वहीं हार्मोनल IUD यानी जो ये होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं मिलेना, उसमें प्रोजेस्टिन रिलीजिंग या नॉर्जेस्ट्रॉल ये रहता है, वो अपना धीरे धीरे रिलीज करता था, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, मेनोपॉज में बताया था, और मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को एंड क्रैम्प को कम करता है। अब आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर ये है RPOC है या फिर इंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया, तो वैसी सूरत में हम DNC कहते हैं और उसके बाद अमूमन ठीक हो जाता है। वहीं अगर DNC से ठीक नहीं होता है तो वैसी सूरत में यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन करते हैं। यूट्राइन आर्टरी का इमोबिलाइजेशन करते हैं, जिसमें यूट्राइन आर्टरी का इमोबिलाइजेशन करते हैं। यूट्राइन आर्टरी का इमोबिलाइजेशन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो जहां से फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड के पास से यूट्रस को यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर। तो यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। कट के आ रही है सर। कॉटरी के हेल्प से कहते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग कम हो जाता है। वहीं ये दो चीज, या फिर यूट्राइन एब्लेशन कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफिक एब्लेशन कहते हैं। इसमें आर्टरी के जैसे ही इमोबिलाइजेशन होता है, बस ये है कि वो पार्टिकुलर पार्ट को, पूरी आर्टरी को इमोबिलाइज नहीं करते, बल्कि पूरे जहां से भी फाइब्रॉइड है उसको पूरे को हम सिंक कर देते हैं, जिससे हमें जो कि अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए कहते हैं। कोई इंसिजन का रिक्वायर नहीं होता है, कहीं किसी तरह के कोई एनेस्थेसिया वगैरह का रिक्वायर्ड नहीं होता है। वहीं इंडोमेट्रियल रिसेक्शन भी किया जा सकता है, जिसमें इंडोमेट्रियम को काट के ये हिस्टोस्कोपिक इसके जरिए हिस्टोस्कोपिक मशीन के जरिए इंडोमेट्रियम को रिमूव किया जाता है। जो लाइनिंग होती है उसको रिमूव किया जाता है यूट्रस के, और साथ ही उसका एब्लेशन कर दिया जाता है। तो जो भी हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी अगर आगे फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे लोगों को नहीं किया जाता है या फिर कंट्राइंडिकेटेड है। वहीं